हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में। दोस्तों ये एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय था। दोस्तों यशपाल जो समिति है ये बनाई गई थी, यशपाल इसकी जो नाम से व्यक्ति थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये 1993 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो देखिए उनका मुख्य विषय क्या था यशपाल समिति बनाने का। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा बिना बोझ के सीखना। यानी यशपाल जो समिति है उसके अंदर क्या निर्धारित किया गया, बिना बोझ के सीखना। यानी जो स्कूली बच्चे होते हैं, जैसे प्राथमिक कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा यानी माध्यमिक तक के स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो बैग जो बस्ते लेकर जाते हैं, तो उसमें क्या है ज़्यादा किताबें डाल करके जो लेके जाते हैं ना, बोझ होता है, उस बोझ को कम करना। यानी उसको कुछ नियम बनाए थे कि हमारी जो भाषा है प्लस में और गणित, यही दो पुस्तकें होनी चाहिए बच्चे के पास में, जो पहली और दूसरी क्लास के अंदर बच्चा है। यानी भाषा के अंदर तो हमारी भाषा आ जाती है हिंदी, और गणित एक विषय, तो ये दो ही किताबें होनी चाहिए, ना कि तरह तरह की किताबें लागू करना, है ना। उसी प्रकार ना ज़्यादा होमवर्क देना, इस प्रकार का जो ये है बोझ, बिना बोझ के सीखना, यशपाल समिति का जो मुख्य विषय था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वयन हुई थी। देखिए विद्यालय में परिसर में जो अवधारणा है ये सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई थी। कौन सी? विद्यालय परिसर की अवधारणा। विद्यालय परिसर के अंदर काफ़ी सारे उसके बारे में समझौते किए गए। विद्यालय परिसर के अंदर कुछ नियमों को बनाया गया था, यानी उसके अंदर कई सारे नियम लागू किए गए थे। तो ये जो अवधारणा है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्दावली पोस्ट कोरब यानी इंग्लिश में POSDCORB पोस्ट कोरब किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो किसके द्वारा दिया गया, लूथर गुलिक जो थे उन्होंने शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके लिए एक सूत्र दिया था पोस्ट कोरब। उन्होंने शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित किया था एक सूत्र के माध्यम से। पोस्ट कोरब जैसे मैं आपको फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, इसके अंदर से पोस्ट कोरब के से इनमें से ना एक का पूछ लेते हैं अर्थ। तो इसलिए देखिए पोस्ट कोरब जैसे पी है तो इसका मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन। प्लानिंग का मतलब नियोजन करना, है ना। प्लानिंग करना यानी क्या करना, नियोजन करना। दूसरा जो है ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करना। क्या? संगठन करना। फिर एस से है इसके मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफ यानी स्टाफ रखना, जो स्टाफों की क्या करना, नियुक्ति करना, है ना। विद्यालय के अंदर क्या है, स्टाफों की नियुक्ति करना, प्रबंधन के अंदर स्टाफ बनाना। फिर उसके बाद सी जो ओ है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। क्या करना? समन्वय करना, आपस में तालमेल बैठाना, है ना। उसके बाद में जो आर है इसका मतलब है रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट तैयार करना, है ना, प्रतिवेदन, समझ गए। और दूसरा जो लास्ट में ये जो बी है उसका मतलब था बजटिंग यानी बजट, है ना। एक जो प्रबंधन है, प्रबंधन के अंदर बजट की रूपरेखा तैयार करना, है ना। तो ये जो है सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। कौन सा? POSDCORB। तो यह ना कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि लूथर गुलिक का सूत्र है, तो उसमें से क्या करेंगे, CO कट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे पोस्ट RB, है ना। ऐसे चार ऑप्शन दे दें, कौन सा है तो आपको ध्यान में रखना है पोस्ट कोरब, स्पेलिंग आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में से नहीं है। देखिए शैक्षिक प्रबंधन जो है उसके कार्य हैं, तो उनमें से कौन सा जो है शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं है। तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन का जो मुख्य रूप से कार्य उनकी बात करते हैं, नियोजन करना, तो ये शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। उसके बाद में देखिए संचालन, ये भी क्या है, नियोजन का कार्य है। नियंत्रण करना ये भी कार्य है। और निर्णय यानी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य जो है, मुख्य कार्य ये जो है निर्णय लेना, ये कोई शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। यानी कौन है जिन्होंने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा यानी बुनियादी ढांचे से शिक्षा का विचार प्रतिपादन किया था। तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्र टैगोर, जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों महात्मा गांधी। उन्होंने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा जो है उसका प्रतिवेदन यानी उनका जो विचार है वो बुनियादी शिक्षा का जो विचार है, ढांचा, वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था।
शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत है तो दूसरा कारक है। यानी शैक्षिक जो प्रशासन है उसका एक प्रमुख कारण क्या है, व्यक्तिगत है, और दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरण। शैक्षिक प्रशासन का एक मुख्य जो कारण है वो क्या है, व्यक्तिगत है, और दूसरा क्या है, वातावरण। ये शैक्षिक प्रशासन के क्या है, मुख्य 2 कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी। दोस्तों भारत के अंदर सबसे पहले जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने वाले अंग्रेज थे लॉर्ड मैकाले, तो उन्होंने ये जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है ये लागू की थी 1835 में। कब की थी, 1835 में संपूर्ण भारत के अंदर उन्होंने कहा था, यानी एक लागू की थी शिक्षा पद्धति जिसके अंदर क्या है, इंग्लिश जो भाषा है उसको पूरे भारत के अंदर अनिवार्य रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, यानी 6 साल से जो 14 साल तक के बच्चे जो है उनकी शिक्षा जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। तो यह सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये दोस्तों राधाकृष्णन आयोग जो है बनाया गया था। उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं माध्यमिक शिक्षा जो वास करते हैं, तो उनके लिए बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य रूप से है जो होनी चाहिए, अनिवार्य उनको शिक्षा देना ही अनिवार्य माना गया। ऐसा नहीं है कि उनका एडमिशन नहीं लोगे, यानी जितने भी बच्चे हैं गाँव शहरों में तो उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क देनी, यानी उसका जो एडमिशन है, ठहराव जो है, नामांकन है वो 100% होना चाहिए। इस प्रकार के इनके दावे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति सुझाव सबसे पहले दिया था, यानी प्राथमिक जो शिक्षा है उनके फैलाने के लिए, यानी प्रसार के लिए जो नीति सुझाव है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वुड का घोषणा पत्र। 1854 के दोस्तों वुड का जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसके अंदर क्या है, प्राथमिक शिक्षा है उसके फैलाने के लिए नीति का सुझाव दिया गया था सबसे पहले। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रशासन योग है, यानी देखो प्रशासन जो है, प्रशासन के बारे में बताता हूँ। देखिए प्रशासन जो है शिक्षा के अंदर, राजनीतिक जो है उसके अंदर भी प्रशासन होता है, यानी प्रशासन जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है प्रशासन होता है। प्रशासन जो शब्द है ना, ये जो प्रशासन शब्द है ये एडमिनिस्टर से बना है। देखिए दोबारा बताता हूँ, प्रशासन जो शब्द है ये किससे बना है, एडमिनिस्टर एक शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन जिससे बना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक शब्द है उससे बना है प्रशासन, है ना। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसका हिंदी में रूपांतरण बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोस्तों लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि प्रशासन जो शब्द है ये किससे बना है, एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है ये क्या है, लैटिन भाषा के जो मिनिस्ट्री है उससे बना है, और इसका अर्थ होता है दूसरों की सेवा में कार्यरत रहने वाला। यानी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जो है क्या होता है कि दूसरों की सेवा में रत रहने वाला, यानी दूसरों की सेवा में कार्यरत रहने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला, तो होता है प्रशासन। तो ये देखो शिक्षा के अंदर भी प्रशासन होता है, तो इसे शैक्षिक प्रशासन कहा जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन का जो योग है वो किन से मिलकर यानी शैक्षिक प्रशासन बनता है, तो दोस्तों शिक्षा और प्रशासन का जो है योग है वो क्या है, शैक्षिक प्रशासन, है ना। देखो मैंने बोला कि शिक्षा के अंदर भी प्रशासन होता है। अब देखिए राजनीति और प्रशासन का हो जाता तो क्या बन जाता, राजनीतिक प्रशासन, है ना। ये शिक्षा और प्रशासन क्या बन गया, शैक्षिक प्रशासन, है ना। इस प्रकार जो है अलग अलग तरीके, जैसे ये शासन दे रखा है ना, शासन राजनीति, है ना, तो उसके अंदर इस प्रकार जो है ये प्रशासन जो है हर फील्ड के अंदर होता है, प्रबंधन हर फील्ड के अंदर किया जाता है। तो ये शिक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम शैक्षिक प्रशासन, और प्रबंधन के बारे में तो शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है, शिक्षा और जो प्रशासन है उसका योग होता है शैक्षिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था है। भारत के अंदर जो शैक्षिक प्रशासन है उसके क्षेत्र में क्या किस प्रकार जो है व्यवस्था है दोस्तों, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है। क्या है, विकेंद्रित है ना, केंद्रित नहीं है, क्या है, विकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का संबंध है। देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो संबंध है वो किससे है, तो अभी मैंने आपको बताया था एक आयोग बनाया गया था उसके द्वारा जो है अनिवार्य शिक्षा फ्री की गई थी, तो वो कौन सी थी, प्राथमिक शिक्षा जो है उसको किया गया था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो संबंध है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है। विद्यालय प्रबंधन जो है उसके अंदर प्रक्रिया के अंग है। तो इसमें कौन सा है? संगठन, नियोजन, नियंत्रण या उपयोग, सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। यानी विद्यालय प्रबंधन के अंदर क्या है? संगठन करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, ये सारे के सारे जो है क्या है? ये क्या है? विद्यालय प्रबंधन के सारे अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। विद्यालय प्रबंधन के अंदर मानवीय घटक आते हैं, जो उसके अंदर क्या होता है? मानवीय जो घटक मतलब यानी कि उसके अंदर क्या है? एक विशेष भूमिका जिनकी रहती है, जिसके अंदर जैसे प्रधानाध्यापक जो है उसका विद्यालय प्रबंधन के अंदर सहयोग रहता है। अभिभावक होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं उनके माता पिता जो होते हैं, और विद्यालय प्राध्यापक हो गया, और एक होता है विद्यालय के अंदर जो टीचर होते हैं उनकी भी भूमिका रहती है विद्यालय प्रबंधन के अंदर, यानी विद्यालय के अंदर प्रबंध करना। शिक्षा मंत्री है जो उनकी क्या है? भूमिका नहीं रहती। तो ये मानवीय घटक के अंतर्गत शिक्षा मंत्री जो है नहीं आते हैं। शिक्षा मंत्री जो है उनका मुख्य काम क्या होता है? शिक्षा जो कार्य है, शिक्षा के जो नीति नियम है उनको क्या है? लागू करना पूरे शिक्षा स्तर के अंतर्गत, है ना, राज्य स्तर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन जो होता है, विद्यालय के अंदर प्रबंधन किया जाता है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है ना, उसका मुख्य टारगेट क्या होता है? तो देखिए उसका जो टारगेट है वो होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। विद्यार्थियों का क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। या विद्यार्थियों का जो है क्या है? मानसिक रूप से या अंगिक रूप से, यानी विकास सर्वांगी, सर्व का मतलब होता है सब जगह से, यानी सामाजिक रूप से, है ना, वातावरण के रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, मानसिक रूप से, हर तरीके से जो है विद्यार्थी का चारों तरफ से क्या है? विकास करना, है ना। ये नहीं है कि ओनली शिक्षा के बारे में बता दिया तो उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता है, आस पड़ोस के बारे में कुछ नहीं पता है ना, तो उसे समाज के बारे में उसे पढ़ाना है। यानी समाज के अंदर एक इंसान की क्या भूमिका होती है, क्या दायित्व होते हैं, किस प्रकार समाज के अंदर रहा जाता है ना, तो वो सारे भी बताना, है ना। तो यानी उसका परिवार कैसे चलाया जाता है ना, कैसे मतलब तकनीकी शिक्षा देना, है ना, अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करना है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, यानी हर तरीके से सर्वांगीण विकास करना ये जो है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य रहता है, मुख्य टारगेट रहता है। अगला देखिए। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा रूप सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी विद्यालय के अंदर जो लक्ष्य हैं, विद्यालय लक्ष्य, उनको प्राप्त करने हेतु अनुशासन का कौन सा रूप जो है सबसे उपयुक्त रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वानुशासन। स्वानुशासन का मतलब क्या होता है? सव्यन क्या करना? सव्यन अनुशासन में रहना। सव्यन है अनुशासन में रहना। तो क्या है इसमें क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति जो है सर्वाधिक उपयुक्त रहता है लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। अब देखिए दयानात्मक अनुशासन। अब अनुशासन बनाना है तो जैसे अनुशासन, कोई बच्चा मान लो स्कूल के अंदर अनुशासन तोड़ रहा है ना, हमने बोल दिया कि बच्चों को जी सारे एक जगह शांत बैठे रहना, अभी 5 मिनट के अंदर टीचर क्लास में आ जाएंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टूल पे चढ़ के खड़े हो रहे हैं, कोई इधर उधर भाग रहा है क्लास के अंदर, कोई झगड़ा कर रहा है, तेज शोर शराबा कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या आएंगे, उनको डांटेंगे नहीं, दयानात्मक हो गया था ना वो, उसके अंदर क्या लक्ष्यों की प्राप्ति सही तरीके से नहीं कर सकते, वो लक्ष्य प्राप्ति करने में भटक सकते हैं। उसके बाद कठोर अनुशासन। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं बच्चे तो हम क्या करते हैं, टीचर लोग जो होते हैं वो डंडा लेके जाते हैं, पिटाई कर देते हैं ना, उस तरह की। तो कठोर अनुशासन लागू हो जाता है, यह प्रभावनात्मक हो जाता है, दूसरे पे प्रभाव पड़ता है ना। ऐसे अनुशासन ना हो के क्या होना चाहिए, स्व अनुशासन हो जाती है। बच्चे खुद अगर अनुशासन के अंदर रहेंगे, टीचर खुद अगर अनुशासन के अंदर सारा काम किया जाएगा तो उसमें क्या है, विद्यालय के अंदर लक्ष्य प्राप्ति की जो है 100% जो है रहेगी उसके अंदर ना। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है, यानी शिक्षा के अंदर विकास के लिए व्यक्तिगत योजनाएं जो बनाई जानी है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शैक्षिक नियोजन। क्या हो जाएगा? शैक्षिक नियोजन। शिक्षा का क्या है? नियोजन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सूत्रपात किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लुथर गुलिक ने किया था। तो आपको बताया था मैंने नियोजन के बारे में, जैसे पोस्ट कोरब, इन्होंने लुथर गुलिक है इन्होंने क्या बताया था? पोस्ट कोरब बताया था ना, POSTCORB, पोस्ट कोरब। पी का मतलब प्लानिंग बताया था उन्होंने, प्लानिंग यानी नियोजन करना, है ना। नियोजन का सूत्रपात शैक्षिक प्रबंधन किसने किया था? लुथर गुलिक ने। प्लानिंग का मतलब नियोजन। देख लो उसी सूत्र के अंदर है ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पोस्ट कोरब स्पेलिंग और उसमें POSCORB उसका अर्थ भी ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक शिक्षा में ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक कार्यों का जो प्रबंध है वो किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? देखिए ब्लॉक स्तर पर अगर बात करें तो BEO के द्वारा किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर BEO के द्वारा की जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शैक्षिक प्रशासन के वातावरणीय कारकों में निम्न में से जो नहीं है वह है। शैक्षिक प्रशासन के जो वातावरणीय कारक है उसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जो रणनीतियाँ हैं वो क्या है? वातावरणीय कारकों में नहीं है।
अगला लक्षण देखिए, योग्यता संबंधी शैक्षिक प्रशासन के व्यक्तिगत कारक का लक्षण नहीं है। योग्यता से संबंधित जो शैक्षिक प्रशासन है उसके अंदर क्या है, व्यक्तिगत कारक का जो है यानी एक व्यक्तिगत रूप से खुद का जो है वो एक लक्षण नहीं है। तो वो क्या है, सत्ता की योग्यता। क्या है, सत्ता की योग्यता। अब देखिए, व्यक्तिगत का मतलब होता है मतलब व्यक्तिगत है ना, खुद का, पर्सनली हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्सनली बोल सकते हैं, यानी खुद का, समझ गए, खुद का। अब देखिए, शारीरिक योग्यता, जो तो ये क्या है, आपका शरीर है भाई, आपकी योग्यता है। तो आप जिस शरीर में मतलब जैसे फौज की नौकरी देखते हो तो उसके अंदर शारीरिक योग्यता होती है ना, तो उसके अंदर अगर आप शरीर की पूरी योग्यता है, पूरे उसके अनुसार हाइट वाइट सब कुछ है, तो आपकी ये योग्यता है। तो ये क्या है कि व्यक्तिगत हो गई ना, पर्सनल हो गई। आत्म चेतना, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा खुद के बारे में सोचना, तो ये भी अपना पर्सनल हो गया। बौद्धिक योग्यता यानी बौद्धिक क्षमता जो होती है, बौद्धिक लब्धि आपने पढ़ा होगा कितनी होती है, यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बुढ़ होता है, प्रौढ़ होता है, अलग अलग प्रकार से बुद्धियों के बांटा जाता है आयु के हिसाब से। तो बौद्धिक जो योग्यता होती है वो खुद की बुद्धि है, तो वो आपकी है ना, पर्सनल व्यक्तिगत होगी, दूसरे की बुद्धि आपकी थोड़ी ना हो सकती है। अब ये क्या, सत्ता की योग्यता, सत्ता के अंदर राजनीतिक सत्ता जो है, पता चल गया आपको सत्ता नाम से ही। तो ये सत्ता की योग्यता है ना, वो क्या है कि व्यक्तिगत नहीं है। अगला लक्षण देखिए, ये व्यक्तिगत सत्ता की योग्यता ये क्या है, पूरे समाज की होती है। अगला लक्षण देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य नहीं है। शैक्षिक जो प्रबंधन है, जो मैं आपको बताया था, शैक्षिक प्रबंधन विद्यालय के अंदर उनका जो मुख्य जो काम है वो आपको बताया था कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो उसका जो कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा, परंपरागत जो प्रबंध करना है, परंपरा के अनुसार चला रहा प्रबंध है, ये क्या शैक्षिक कार्य नहीं है। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन का कार्य क्या होता है, नियंत्रण करना, संप्रेषण करना एक दूसरे को कुछ जानकारी, संगठन करना, समूह बनाना, ये भी शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। परंपरागत प्रबंध, ये जो है शैक्षिक कार्य नहीं। परंपरागत मतलब आप समझ गए, यहाँ से समझ में आना चाहिए कि परंपरा के अनुसार चला आ रहा। परंपरागत, जैसे मान लो सन 2000 अंदर के यानी शैक्षिक प्रबंधन के अंदर कहा गया कि जो शिक्षक है वो बच्चों के पेरेंट्स को घर जा जा करके बुलाएंगे और मीटिंग बिठाएंगे, यानी फैमिली मीटिंग करेंगे, है ना। फिर बाद में 2005 में आया, तो उसके बाद में क्या है, बोला कि फ़ोन कॉल करके भी उनको बुला सकते हो, मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। तो उसको ना लागू करके हम क्या कर रहे हैं, परंपरागत प्रबंध कर रहे हैं, यानी परंपरा से चला आ रहा है। पिछले साल भी ऐसे किया हुआ था, अगले साल भी वैसे हमेशा चला रहा है। तो क्या पता अगर वही करते आएंगे तो क्या आपको लगता है सुधार हो पाएगा शिक्षा के अंदर, है ना। नई नीतियाँ आ रही है, उनको लागू नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा ना। तो ये परंपरागत प्रबंधन है, ये शैक्षिक प्रबंधन का कार्य नहीं हो सकता, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो शिक्षा का प्रशासन है उसको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रबंधन को कहा जाता है, शैक्षिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है, एक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये एक कलाकारी नहीं है, एक जीवन दर्शन नहीं है, एक मानविकी नहीं है, क्या एक विज्ञान है। देखिए, विज्ञान से आपको समझ में आया, विज्ञान, विज्ञान से जैसे मान लो विज्ञान क्या चीज़ है, विज्ञान एक वैसे तो विषय के रूप में है, बट विज्ञान हर क्षेत्र के अंदर होती है। तकनीकी जो यानी एक विधिवत कोई काम किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है, एक नियमों के अनुसार कोई काम होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन का मतलब क्या होता है, शिक्षा के अंदर यानी पूरे स्कूल के अंदर, शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो है एक ढंग से, एक विधिवत तरीके से है पूरा संचालन करना शिक्षा के स्तर में, तो वो एक शैक्षिक प्रबंधन होता है। और अगर ढंग से कोई काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं हमेशा। तो ये क्या है, विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन जो है उसकी विशेषता क्या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 नंबर का हो जाएगा, एकल मानवीय प्रशासन, एक मानवीय प्रयास। देखिए, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, शिक्षा के अंदर प्रक्रिया है। प्रबंध जो है सर्वव्यापी है, यानी प्रबंध जो है शैक्षिक नहीं है, राजनीतिक भी है, वातावरण भी है, यानी कंपनी के अंदर भी प्रशासन प्रबंधन होता है। ये जो प्रबंधन है ये हर जगह किया जाता है, हर फील्ड में किया जाता है। तो ये क्या है, सर्वव्यापी है। और ये एक क्या है, प्रक्रिया तो है ही, प्रक्रिया ही है प्रबंधन, है ना। दूसरा, प्रबंध एक जन्मजात है, प्रतिभा है ना, जन्मजात भी प्रतिभा है, यानी जब से जन्म होता है हमारा तभी से प्रबंधन किया जाता है, हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है, हर चीज़ लागू होती है। तो ये जन्मजात भी एक क्या है, प्रतिभा है। और ये एक मानवीय प्रयास है, प्रबंधन एक मानवीय प्रयास नहीं है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है।
जिला स्तर पर जो है शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व जो है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जिला शिक्षा अधिकारी है, उनका प्रमुख दायित्व होता है जिला स्तर पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन को न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, तो ये किस सिद्धांत के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा लोच सिद्धांत। कौन सा? लोच का जो सिद्धांत है ना, लोच। अब लोच से ये चीज़ें याद रखने के लिए, ऐसे लोच मतलब लोच पड़ जाना है ना, जिस चीज़ के अंदर लोच पड़ गई है ना, लचीला, लोच मतलब लचीला, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना, ये बतलाने वाला सिद्धांत कौन सा है? लोच का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? तो देखिए विद्यालय प्रबंधन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है वो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व। क्या है? नेतृत्व जो है विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। देखिए इस बीच में थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। चलिए पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो शिक्षा प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन के बारे में साथ में विस्तार से और साथ में क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए विद्यालय जो प्रबंधन है उससे ना प्रबंधन के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे विद्यालय का हृदय क्या है? क्या है पूछते हैं कई बार कि विद्यालय का हृदय, तो विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं भाई? जिसके अंदर स्टेज जो बोल सकते हो क्लासरूम हो गया, कंप्यूटर लैब हो गई, है ना, किसको बोलते हैं? तो कि विद्यालय का जो हृदय है वो बोलते हैं पुस्तकालय जो होते हैं ना विद्यालय के अंदर, पुस्तकालय, उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय का हृदय कहा जाता है। देखिए प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है, हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, किसी से सीखने को मिलता है। तो अभिप्रेरणा जो होती है क्या है? प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। प्रबंधन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? जो संगठन बनाते हैं ना, समूह जो बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रबंधन का मस्तिष्क कहते हैं। प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा को। और विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? पुस्तकालय को। तो ये आपको ध्यान में रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए जन कल्याण, उत्पादन, कर्मचारी वर्ग या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का जो उदाहरण है, यानी शिक्षा के अंदर जो प्रशासन है उसका क्षेत्र कहाँ तक है? जन कल्याण तक है, उत्पादन करने से है, कर्मचारी वर्ग तक है, यानी शिक्षा प्रशासन है जो उसका क्षेत्र है क्या है? सर्वव्यापी है, सब जगह होता है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान किसने शिक्षा मंडलों में विभाजित है? राजस्थान के जो शिक्षा मंडल है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 7 भागों में विभाजित किया गया है। और 7 जो विभाग है वो कौन कौन से बनाए गए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ जाकर के क्लिक करके ये 7 विभाग पढ़ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो जो है हमारी एक साइट है, तो उस साइट का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन करके उसके अंदर जाइएगा। आपको कोर्स परचेज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें ये जो क्वेश्चन है आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे, शिक्षा मैनेजमेंट के, इतिहास के, जीके के, सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे वीडियो ये है, इसी वीडियो का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप अगर पढ़ने के बाद वीडियो प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन क्वेश्चन को याद करना चाहते हो अच्छे से, और शिक्षा प्रबंधन का जो है थ्योरी पढ़ना चाहते हो, तो उस साइट के अंदर जाकर कोर्स में जाकर के आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके ये क्वेश्चन आप क्यूज़ के रूप में टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तो धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो की अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो। और इसी प्रकार पूरा मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाएगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कंटिन्यू दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके बताएं अगर किसी में कोई डाउट लगा हो और अगर किसी को कुछ पूछना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।